हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। तो आज हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स का सॉल्यूशन आईआईटी जैम 2024 के लिए। ये होगा पार्ट 2। और इसके अलावा हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपकी रैंक क्या हो सकती है इस बार के आईआईटी जैम 2024 के एग्जाम। तो काफी सारे क्वेश्चंस मैंने नहीं लिए क्योंकि टाइम इतना ज्यादा नहीं है, तो थर्ड पार्ट के अंदर मैं सारे सॉल्यूशन इसके कंप्लीट करा दूंगा आपको। तो चलिए सॉल्यूशंस डिस्कस किए जाए। तो सॉल्यूशन कंटिन्यू करें उसके पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, इन्फॉर्म कर दूं कि जो अभ्यास बैच है, जो कि सीयूईटी पीजी 2024 के लिए है, तो उस अभ्यास बैच यानी कि प्रैक्टिस बैच के ऊपर आज डिस्काउंट स्टार्ट हुआ है और फ्लैट 400 रुपीज का डिस्काउंट है। तो यदि आप सीयूईटी पीजी का एग्जाम दे रहे हैं या सीयूईटी पीजी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये बैच आप परचेज कर सकते हैं, जो आपको ओनली 1000 रुपीज में अवेलेबल हो जाएगा, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसे आप निंजा प्रेप ऐप डाउनलोड कर करें और वहां से ये बैच जो है परचेज कर सकते हैं। बैच में आपको एक क्लास लाइव मिलती है और एक क्लास रिकॉर्डेड मिलती है। अभी तक बैच के अंदर चार चार क्लासेस हो चुकी है, ईएमटी की और इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो वो क्लासेस आप ज्वाइन करके अपनी सीयूईटी पीजी की प्रिपरेशन बेहतरीन बना सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हाँ, तो ये क्वेश्चन ले लेते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर सॉल्यूशन लगाना है हमें हमें ये जो गेट है, तो इस गेट का आउटपुट निकाल लो पहले आप। ये है ए और ये बनेगा ए बी, क्योंकि ये है एंड गेट ए बी, और ये है एक्सॉर गेट। तो एक्सॉर गेट का आउटपुट जो बनता है, एक्सॉर गेट का आउटपुट बनता है ए बी प्लस ए बार बी बार। ये आउटपुट बनता है इसका। तो यहाँ पर इसका जो आउटपुट बन जाएगा वो बन जाएगा ए, और ए बी का फॉर्म जो बी है वो बनेगा ए बी, और ये बन जाएगा ए बार और बी बार, यानी कि ए और ए बी बार। ये इसका आउटपुट हो जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। क्या कैसे कर सकते हो? ए बार जो है वो लिखा ए बार जो है वो लिखा जाएगा ए, ये हो जाएगा ए बी, और प्लस ए बार और ए बी बार को आप लिख सकते हो ए बार प्लस बी बार। तो यहाँ से बनेगा ए बी प्लस ए बार प्लस ए बार बी बार, और इसको आप लिख सकते हो ए बार, तो ए बी प्लस ए बार प्लस ए बार बी बार। ऐसे इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ से वैल्यू रख के और आंसर निकाल सकते हो। तो आपको ये पूछा है कि y की वैल्यू लो कब मिलेगी आप? y की वैल्यू लो कब मिलेगी? जब इनपुट आप a को हाई करो और b को लो करो। a की वैल्यू को यदि आप 1 कर दो, a की वैल्यू को 1 1 कर दो और b की वैल्यू को 0 कर दो, क्या आउटपुट मिलेगा? ये मिलेगा 1 0, 1 इंटू 0 प्लस यहाँ पर 0, और ये कितना हो जाएगा 0 और 1। तो इसका आउटपुट आ जाएगा 0, है ना? इसका मतलब ये सही है। फिर बी भी फिर आप सी चेक कर लो पहले। ए और बी दोनों को लो कर दो। ए और बी दोनों की वैल्यू को 0 कर दो। तो ये ए बार जो है ए बी, ये तो 0 देगा आपको, और ए बार क्या देगा 1, और ए बार और बी बार ये भी क्या देंगे 1। तो ये तो हाई आउटपुट हो जाएगा, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ए की वैल्यू को आप लो करो, बी की वैल्यू को हाई करो, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? ए की वैल्यू को आप लो कर दो, ए की वैल्यू को 0 कर दो और बी की वैल्यू को 1 कर दो। तो ए की वैल्यू को लो कर दिया और बी की वैल्यू को हाई कर दिया, तो आउटपुट क्या मिलेगा? ये 0, यहाँ 1 मिल जाएगा, और यहाँ पर भी आपको 0 मिलेगा। तो यहाँ पर हाई आउटपुट मिल जाएगा। आपको क्या माँगा है? लो। तो लो आउटपुट कहाँ मिलेगा? ए ऑप्शन में मिलेगा, है ना? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। इस क्वेश्चन में बोला है गिवन दैट द रेस्ट मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जो रेस्ट मास है वो गिवन है 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी जो उसकी है वो हमें दे रखी है कितनी? 5.11 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमें स्पीड पूछी है इलेक्ट्रॉन की, तो रिलेशन होता है हमारे पास E इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस एम नॉट सी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 5.11, और ये एम नॉट की वैल्यू यहाँ डाल दो 0.511, 0.511 अपॉन सी स्क्वायर और इंटू सी स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से ये जो वैल्यू है ये बन जाएगी 5.621, और ये इक्वल हो गया ई के। ई इक्वल होता है एम सी स्क्वायर और 5.621। एम की वैल्यू एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, 5.621। एम नॉट की वैल्यू डालोगे अगेन, तो एम नॉट की वैल्यू डालोगे तो सी स्क्वायर से सी स्क्वायर, यहाँ पर सी स्क्वायर भी आएगा, वो कैंसिल हो जाएगा। तो वैल्यू क्या बनेगी? 0.511 ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर,
और 5.621। फिर आप इसको सॉल्व करके आंसर निकालोगे तो V/C की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ जो मैंने निकाली है वो आएगी 0.995 और 8, यानी कि V इक्वल्स टू आ जाएगा 0.996 और C ये वेलोसिटी आ जाएगी, जो कि ए ऑप्शन हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए आंसर। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें उसके पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आईआईटी जैम 2025, ये माफ कीजिएगा गलत लिख दिया मैंने, यहाँ पर ये 25 के लिए आईआईटी जैम 25 के लिए बैच स्टार्ट हो रहा है न्यू, जो कि स्टार्ट हो रहा है 4 मार्च से। तो जिन भी बच्चों को, जिन भी स्टूडेंट्स को प्रिपरेशन करनी है आईआईटी जैम 2025 के लिए, तो ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ये बैच होगा अल्फा बैच। अल्फा बैच क्यों है इसका नाम? क्योंकि इस बैच के अंदर आपको जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, जो आपके लिए किसी भी एमएससी एंट्रेंस एग्जाम के लिए यूज़फुल होते हैं, वो भी अवेलेबल कराए जाएँगे। लगभग 1000 से 1200 क्वेश्चंस के जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं, वो भी आपको मिलेंगे। साथ में आपकी आईआईटी जैम की प्रिपरेशन जो है, वो तो होगी होगी। प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी इसमें मिलेंगे, असाइनमेंट्स, डीपीपी जो आईआईटी जैम के जैसे क्वेश्चंस इसमें देखने को मिलेंगे आपको, वो सब अवेलेबल रहेगा। तो अगर आप इस बैच को जॉइन करना चाहते हैं, तो ये बैच जॉइन करने के लिए आपको डाउनलोड करना होगा निंजा प्रेप बाय कपिल सर। वहाँ जाकर ये बैच जॉइन कर सकते हैं। अभी बैच की जो रजिस्ट्रेशंस हैं वो स्टार्ट नहीं हुई है। अभी आफ्टर 22 ये रजिस्ट्रेशंस स्टार्ट होंगे। तो अगर आपने मन बनाया है कि आपको अपनी जो मास्टर्स है वो आईआईटी, एनआईटी या किसी प्रीमियर इंस्टीट्यूशन से करनी है, लाइक आईआईएससी से करनी है, तो आईआईटी जैम एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा। और आईआईटी जैम एग्ज़ाम के लिए ये बैच है अल्फा बैच, जो आपकी जो एमएससी की प्रिपरेशन है उसको सिक्योर करता है, एमएससी की प्रिपरेशन को बहुत बेहतरीन बनाता है। तो इस बैच को आप जॉइन कर सकते हैं जो स्टार्ट हो रहा है 4th ऑफ मार्च। नेक्स्ट स्टार्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में बोला है द प्लेन z इक्वल्स टू 0 सेपरेट। एक प्लेन है z इक्वल्स टू 0 है। ये सेपरेट कर रहा है, z इक्वल्स टू 0 है, ये सेपरेट कर रहा है दो लीनियर डाइलेक्ट्रिक मीडियम को विद रिलेटिव परमिटिविटी साइलॉन r1। तो ये है z1, ये ग्रेटर देन 0 है और इसकी एप्सिलॉन की जो परमिटिविटी है 4 है, यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 3। ये इक्वल है, ये इक्वल का निशान साइन लगा, ये इक्वल है। ठीक है? देयर इज नो फ्री चार्ज। नो फ्री चार्ज का मतलब क्या है? दो कंडीशन आपको लगानी है। तो नॉर्मल की कंडीशन लगानी है जिसमें डिसकंटीन्यूअस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो कंडीशन क्या होती है? E1n या 1 लगा लेना माइनस E2 परपेंडिकुलर इक्वल्स टू ये होता है सिग्मा n, है ना? सिग्मा सिग्मा तो सिग्मा की वैल्यू कितनी कर रखी है? 0, क्योंकि फ्री चार्ज है। E1 परपेंडिकुलर इक्वल्स टू क्या हो गया? E2। E1 परपेंडिकुलर अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है यहाँ पर, तो ये एप्सिलॉन से एप्सिलॉन यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो इनका होता है, से मल्टीप्लाई कर लें। यहाँ आ जाएगा एप्सिलॉन R1 और यहाँ आ जाएगा एप्सिलॉन R2। ठीक है? तो यहाँ क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन R1 और यहाँ क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन R2। और ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन, तो ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन सी हो गई? Z तो हो गया परपेंडिकुलर डायरेक्शन, और ये जो प्लेन हो गया ये कौन सा हो गया? XY। और एक कंडीशन लगती है टेंजेंशियल की कंडीशन क्या लगती है? पैरेलल में। पैरेलल में कोई भी डिस्कंटिन्यूटी नहीं होती है। डिस्कंटिन्यूटी नहीं होती है यानी कि पैरेलल में इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होता है, सेम वैल्यू लेके चलते हैं। पैरेलल 1 इक्वल्स टू E पैरेलल 2। इसके पैरेलल E1 के पैरेलल कौन सा होगा? E2 होगा, यानी कि x और y कंपोनेंट में कोई भी चेंज नहीं आएगा। E2 के जो xy कंपोनेंट होंगे उनमें कोई चेंज नहीं आएगा, उसको एज़ इट इज़ लिख दिया मैंने 3x प्लस 2y, क्योंकि वो पैरेलल प्लेन में है। अब हमें निकालना है परपेंडिकुलर कंपोनेंट। परपेंडिकुलर कंपोनेंट में चेंज आएगा, तो उसको कैसे निकालोगे साहब? उसको किस तरह से निकालोगे? उसके लिए क्या करो? एप्सिलॉन R1 की जो वैल्यू है वो कितनी है? 4। और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये कितना है? 4 है और ये कितना है? 3 है। और यहाँ से क्या निकल जाएगा? E2। E2 की वैल्यू आ गई कितनी? 16/3। E2 की वैल्यू कितनी आ गई? 16/3। E2 Z कंपोनेंट। तो E2 कंपोनेंट कितना बनेगा? EX प्लस EY। EX प्लस EY में नो चेंजेस हैं, तो वो आएगा 3x कैप प्लस 2y कैप, और Z कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 16/3 और Z कैप। अब आपको क्या पूछा है? आपको D2 पूछा है। आपको पूछा है D2। तो D2 की वैल्यू एप्सिलॉन 2 से मल्टीप्लाई।
है ना, क्योंकि डी बराबर होता है एप्सिलॉन उसकी जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है 3, तो 3 एक्स कैप प्लस 2 वाई कैप प्लस 16/3। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 9x प्लस 6y प्लस 16z। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन का ये क्वेश्चन फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन है ना, एफएम का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पर ये पूरी हाइट है जो ये पूरी हाइट है और ये एफ्लक्स है, एफ्लक्स का क्वेश्चन है ये। और ये यहाँ पर मैक्सिमम कितना जा रहा है, डी जा रहा है। ठीक है, तो ये डेरिवेशन होता है बेसिकली फ्लूइड मैकेनिक्स में। होता क्या है, ये टोटल हाइट है कितनी दे रखी है, एच, मैं एच मान के कर रहा हूँ, वो अकॉर्डिंगली चेंज कर लेते हैं। और ये है स्मॉल एच। तो यहाँ पर एफ्लक्स की जो वेलोसिटी है वीई, ये एफ्लक्स वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स, वो वेलोसिटी निकलती है वी ई इक्वल्स टू अंडर रूट 2gh। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है x, इसको x से लिखते हैं जब डेरिवेशन करते हैं। अभी ये डेरिवेशन में पैरामीटर्स चेंज कर दिए, बाकी सारी कहानी सेम है। अब यहाँ से जब ये फ्लक्स निकल रहा है तो ये पैराबोलिक मोशन होगी। कौन सी मोशन होगी, पैराबोलिक। पैराबोलिक मोशन के लिए क्या होता है, जो उसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है उसमें एक्सेलरेशन 0 होता है, वर्टिकल डायरेक्शन में उसमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगता है। तो अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन x है तो उसमें एक्सेलरेशन 0 है, तो वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी तो वेलोसिटी को अगर मैं v लिख देता हूँ और टाइम हो गया t, तो यहाँ से टाइम निकल जाएगा जो किसके बराबर आएगा, x और v। किसके बराबर आएगा, x और v। और y यानी कि ये हाइट, और ये हाइट जो है वो कितनी हो गई, h माइनस h। तो y इक्वल्स टू हाफ कितना होता है, जी टी स्क्वायर। और टी स्क्वायर की वैल्यू आपने लिख ली कितनी, x ओवर v। x ओवर v जो मैं x लिख रहा हूँ वो यहाँ पर d है। ठीक है, क्योंकि मेरे को याद वो उससे है, x वाले उससे है, तो मैं वो कर रहा हूँ, बाकी आप पैरामीटर चेंज कर लेना, आंसर सेम है। तो यहाँ से हमारे पास बन जाएगा y इक्वल्स टू जी एक्स स्क्वायर ओवर 2v स्क्वायर। ये इक्वेशन हमारे पास बन गई है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। y की वैल्यू कितनी है, h माइनस एच, तो h माइनस एच। और ये कितना हो गया, जी एक्स स्क्वायर ओवर 2v स्क्वायर, जी एक्स स्क्वायर ओवर 2v स्क्वायर। ठीक है, और v की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट 2gh। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर निकाल लो। एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा h माइनस एच और 2v स्क्वायर। एक बार v स्क्वायर एज इट इज लिख रहा हूँ मैं, और ये g। अब ये v स्क्वायर की वैल्यू लिख दो अंडर रूट 2gh। तो ये h माइनस एच और ये हो गया कितना 2, और v स्क्वायर कितना हो गया, ये 2gh। कौन, g, g से g कैंसिल हो गया, g से g कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू निकलेगी कितनी, 2h, और ये कैपिटल H माइनस एच। तो कैपिटल H यहाँ पर है, स्मॉल h, और ये वाली जो है h1 वैल्यू दे रखी है, वो निकाल लेना, उसके अकॉर्डिंग समझ लेना। मैक्सिमम के लिए इसको डिफरेंशिएट कर दो। मैक्सिमम के लिए तो फॉर मैक्सिमम वैल्यू इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। और मैक्सिमम वैल्यू मैं नेक्स्ट उस पे बता, और मैक्सिमम वैल्यू जो x की वैल्यू निकाली है मैंने, कौन सी वाली, ये वाली वैल्यू निकाली, 2h h माइनस एच। 2h, 2 बाहर है ना, 2 बाहर है। 2h h माइनस एच, इसको डिफरेंशिएट कर दो h के रेस्पेक्ट पे, तो यहाँ से आपके पास कंडीशन बनेगी कि h इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, h/2, यानी कि आधे पर मैक्सिमम निकलेगा। तो x मैक्सिमम जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, उसकी वैल्यू यहाँ पर जब वैल्यू डालोगे तो वो किसके बराबर आएगी, टोटल हाइट के बराबर आ जाएगी मैक्सिमम की वैल्यू। x मैक्सिमम आएगा टोटल h के बराबर। टोटल हाइट यहाँ पर कितनी है, h है, तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, h हो जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर जो आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, डी। ठीक है, तो ऐसे आप कर लेना इसको सॉल्व। बाकी इसमें करना क्या है आपको, बस यही तो चेंज करना है एच और एच में, बाकी ऐसे हो गए। ठीक, नेक्स्ट पे कर लेना। यहाँ पर आपको दिया है an incompressible fluid is flowing through a vertical pipe, a thin mesh having n circular holes। ये कुछ कहानी ऐसे है, ये वर्टिकल पाइप है और इसमें एक थिन सर्कुलर मैश लगाई हुई है, ये इस तरह से।
तो इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, सर्कुलर होल्स का जो एरिया है वो AH है, वो AH है, सर्कुलर होल्स का एरिया और बॉटम के एंड पर है और जो क्रॉस सेक्शन एरिया है इसका, क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब ये एरिया कितना है? A नॉट, ठीक है? ये एरिया कितना है? A नॉट। तो अब यहाँ से A नॉट किसके बराबर हो गया? N इंटू AH, N इंटू AH यानी कि AH एक का एरिया कितना हो जाएगा? A नॉट अपॉन N, A नॉट अपॉन N, ठीक? तो यहाँ पर लगा दो आप बर्नौलीज़ थ्योरम, इसको कंसीडर कर लो 1 1, इसको कंसीडर कर लो 2 2, बर्नौलीज़ थ्योरम लगा दो। अब ये एटमॉस्फेयर को ओपन है तो मैं एक बार लिख देता हूँ P1 अपॉन G प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस ये पूरी हाइट कितनी हो गई? H, यहाँ से यहाँ H हो गई और ये लिख दिया आपने P2 अपॉन रो G प्लस यहाँ पर वेलोसिटी आपको निकालनी, ये 2 स्क्वायर अपॉन 2G और ये 0 हो गया। अब दोनों ओपन टू एटमॉस्फेयर है तो P1 P2 खत्म, हटा दो उसको यहाँ से। तो ये वेलोसिटी जो है वो V नॉट दे रखी है आपको, तो ये हो जाएगा V नॉट स्क्वायर अपॉन 2G प्लस ये हो जाएगा H और ये हो जाएगा V जो आपको 2 निकालना है अपॉन 2G। तो यहाँ से आपकी वेलोसिटी V2 जो है वो अंडर रूट कितना आएगी? V नॉट स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा? 2GH प्लस 2GH। अब जो फ्लो रेट होता है वो होता है एरिया इंटू वेलोसिटी, फ्लो रेट। एरिया आपको किससे निकालना है? आपको निकालना है इंडिविजुअल होल से। इंडिविजुअल होल और टोटल एरिया में क्या रिलेशन आ गया? ये रिलेशन आ गया। तो कितना हो जाएगा? A नॉट अपॉन N और V की वेलोसिटी की वैल्यू ये रखो। कितना हो जाएगा? V नॉट स्क्वायर प्लस 2GH। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ये आंसर, है ना? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। ये मैंने आपको उस दिन भी बताया था जिस दिन आया था, तो इसका जो सॉल्यूशन है इसके लिए फॉर्मूला होता है कि हर बाउंस के बाद जो वेलोसिटी है वो बनती है En अंडर रूट 2GH और जो अ, हाइट है, कितनी हाइट तक वो जाएगा उसके लिए फॉर्मूला होता है E पावर 2n और H का मतलब इनिशियल हाइट। टोटल रेंज जो हॉरिजॉन्टल रेंज वो चलेगा, बॉल जो चलेगी वो होता है 1 प्लस ई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर इंटू एच और जो टोटल टाइम है पूरी मोशन के लिए वो होता है 1 प्लस पी ई अपॉन 1 माइनस ई अंडर रूट 2h अपॉन जी। तो हमें ये पूछा है कि किसके प्रोपोर्शनल है? किसके प्रोपोर्शनल हो गया? 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस, ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। यहाँ पर बोला है डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 दे दी, एफ की वैल्यू 6 है। तो गामा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 अपॉन 1 प्लस 2 अपॉन एफ। तो 1 प्लस 2 अपॉन 6 कर दो इसको, तो ये हो जाएगा 8/6। 8/6 का मतलब हो गया 4/3। करेक्ट आंसर आ जाएगा 4/3। फिर यहाँ पर पूछा है कि एसआई क्रिस्टल है उसको एन टाइप बनाना है, तो एन टाइप के लिए आपको पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी चाहिए, पेंटावेलेंट। तो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी का मतलब है कि फास्फोरस, आर्सेनिक और ये एसपी, तो ये तीनों ही ऑप्शन होते हैं। फिर नेक्स्ट पे आओ। यहाँ पर ये हमें बोला है 15.7 मिली वॉट लेजर बीम हैज अ डायमीटर ऑफ 4 mm, द एम्पलीट्यूड ऑफ द एसोसिएट मैग्नेटिक फील्ड, द वैल्यू ऑफ ई। यहाँ पर लगाओगे आप पॉइंटिंग वेक्टर का फॉर्मूला, एवरेज पॉइंटिंग वेक्टर, एवरेज पॉइंटिंग वेक्टर। एवरेज पॉइंटिंग वेक्टर का जो फॉर्मूला होता है जो कि इंटेंसिटी को भी रिप्रेजेंट करता है वो होता है 1/2 c एप्सिलॉन नॉट और ई स्क्वायर। और ये इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है, इंटेंसिटी बराबर होती है P अपॉन A यानी कि एरिया। तो सबसे पहले तो E और B में रिलेशन जो होता है वो होता है B इक्वल्स टू E अपॉन C। तो यहाँ पर आप क्या चेंजेस करोगे? ये C एप्सिलॉन और इसकी जगह आप लिख दोगे B स्क्वायर और C स्क्वायर। B की वैल्यू ये दे रखी है, तो ये वाली वैल्यू यहाँ पर रख दो 1/2 C एप्सिलॉन, ये हो जाएगा A स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन C क्यूब और ये C स्क्वायर। P अपॉन एरिया 4 पाई, ये डायमीटर दे रखा है, रेडियस में कन्वर्ट करना है तो 2 इंटू 10 पावर माइनस 3 स्क्वायर। सी क्यूब ये खत्म हो गया सब। ये वैल्यू रख के सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा तुम्हारा 50 आएगा, एक बार चेक कर लेना, लगेगा यही फॉर्मूला। ठीक है, तो बाकी की रिमेनिंग है जो मैं वो 22 या 23 तारीख तक अपलोड करूंगा। तो अब डिस्कस कर लेते हैं कि आपकी जो रैंक है और जो मार्क्स हैं उनके बीच में रिलेशन, यानी कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं और उन मार्क्स के अकॉर्डिंग आपकी क्या रैंक बन सकती है उसको हम डिस्कस करते हैं।
सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि लास्ट 7 ईयर का अगर एवरेज कट ऑफ आप देखेंगे, लास्ट 7 ईयर, ये लास्ट 7 ईयर का मैं बता रहा हूँ। आप कट ऑफ देखेंगे, एवरेज कट ऑफ, जिसमें सबसे हाई कट ऑफ थी 2022 में। तो फिजिक्स के अंदर जनरल में एवरेज कट ऑफ है जो वो बन रही है 21.46। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में ये बन रही है 19.34 और एससी एसटी में ये कट ऑफ बन रही है 10.73। इस बार पेपर मुझे ऐसा लगता है, मतलब लोग कह रहे हैं कि ईज़ी था, पर मुझे ऐसा लगता है कि ईज़ी टू मॉडरेट पेपर था। बहुत ज़्यादा कट ऑफ तो नहीं जाएगी, हाँ 21.446 एवरेज कट ऑफ था। कट ऑफ जो है वो 22 से और 24 के बीच में रहेगा ज़्यादा, मुझे ऐसा लगता है, और हो सकता है इससे ज़्यादा चला जाए। तो ये तो है लास्ट ईयर का कट ऑफ, और एक्सपेक्टेड मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ कि ये जो एक्सपेक्टेड है मेरे हिसाब से वो 22 के अराउंड रहना चाहिए। हाँ, 22 या उससे 1 नंबर कम, 1 नंबर ऊपर ज़्यादा वो रहना चाहिए जनरल में। और ईडब्ल्यूएस, ओबीसी का वही उससे 3 से साढ़े 3 नंबर कम, और एससी-एसटी में वही 11 साढ़े 11 के आसपास। अगर हाई जाता है और लो जाता है तो फिर आपको यही प्रोजेक्शंस देखने को मिलेंगे। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको ये भी बताया था कि जो टॉप 7 आईआईटीज़ हैं, उनमें अगर आपको जाना है तो आपके जो मार्क्स हैं वो अबव 42 होने चाहिए, और और टॉप 7 आईआईटीज़, टॉप 7 आईआईटीज़ के लिए आपके जो मार्क्स हैं वो अबव 42 मार्क्स होने चाहिए, ठीक है? अब अगर आपके जो मार्क्स हैं, आपके मार्क्स 58 या उसके ऊपर बन रहे हैं और अबव बन रहे हैं, आपकी जो रैंक है वो अंडर 100 हो जाएगी। केस में कितनी हो जाएगी? अंडर 100। और अगर मैं बात करूँ कि आपके जो मार्क्स हैं, ये जनरल के लिए मैं बोल रहा हूँ, आपके जो मार्क्स हैं वो चल रहे हैं 48 के अबव, 48 टू 58 तक की रेंज में है, तो यहाँ आप रैंक 200 में चले, ठीक है? बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है जब हम टॉप रैंक्स में आते हैं। जैसे-जैसे हम नीचे चलते हैं, तो नंबरों में इतना वेरिएशन देखने को नहीं मिलता। फिर अगर आप जाओगे 44 के अबव, 44 एंड अबव, तो यहाँ आपको अंडर 500 जो रैंक है आपकी वो दिखेगी आपको। और फिर अगर मैं बात करूँ 35 एंड अबव, तो यहाँ आप 700 टू 900 की बैंड में आएँगे। 700 टू 900 तक आईआईटी मिल जाता है जनरल को भी, डिपेंडिंग कि आप कौन-सी आईआईटी चूज़ कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे आईआईटी तो नीचे वाले आईआईटीज़ मिल जाते हैं। है ना? ये बात है, और उसके बाद अगर मैं बात करूँ फिर 1000, तो जो 33 टू और 33 एंड अबव, ये आपकी 1000 रैंक तक में होता है जनरल में। और फिर तो ये अगर ये चलता है करीबन 27 टू 28 नंबर पे, तो ये हो जाता है वहाँ पे 2000 नंबर रैंक। तो फिर ये एनआईटीज़, ये 2000 तक आपको एनआईटीज़ मिल जाती है। वो एनआईटीज़ के बहुत सारे जो ओपन राउंड जो चलते हैं, उसमें जाके मिलती है, नहीं तो इनिशियली एनआईटी भी क्लोज़ हो जाते हैं 16 पे। जब शुरुआती राउंड होते हैं 1, 2, 3, 4, तो उनमें एक बार तो क्लोज़ हो जाती है 1600 पे एनआईटीज़ भी, पर बाद में मिल जाते हैं। तो आपके जो मार्क्स हैं, वो इसके अकॉर्डिंग अगर बैठ रहे हैं, तो आपकी ये रैंक बन सकती है, देख लेना एक बार। और और जिन बच्चों को अभ्यास बैच जॉइन करना है, अभ्यास बैच पे आज चल रहा है ऑफ, आज, कल और परसों। तो आप अभ्यास बैच जॉइन करना चाहते हैं तो जॉइन कर सकते हैं। साथ ही साथ आईआईटी जैम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो 4-5 से नया बैच स्टार्ट हो रहा है 2025 के लिए। और अल्फा बैच होगा जिसमें आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो हैं वो भी अवेलेबल होंगे। वीडियो जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो अवेलेबल होंगे, जिसमें 1000 के आस-पास क्वेश्चन होंगे जो आपकी सीयूईटी, पीजी और बाकी एमएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम में काम आएँ। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू।